पूरे 2000 फीट दूर। ये तो सच है कि समंदर के नीचे सैकड़ों सालों तक पड़े रहने से आयरन और स्टील सड़ने लगते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एक ही जहाज के पार्ट्स थे और एक ही समय पर डूबे थे, तो फ्रंट और बैक में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों था? रिसर्चर्स मानते हैं कि एक्सीडेंट वाली रात टाइटैनिक के साथ आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी कुछ और हुआ था, जिसने उसके एफ्ट सेक्शन को और ज्यादा डैमेज किया। लेकिन सवाल यह है कि वो और क्या था? एक बार फिर से इंसाइटफुल एज की वीडियो में आपका स्वागत है। 1912 की उस रात जब टाइटैनिक का हादसा हुआ, तब ये न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था, अकेला गहरे समंदर की अंधेरी रात में। घटना के वक्त जहाज पर कुल 2240 लोग मौजूद थे, जिनमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वो नेचर की ताकत के आगे जल्दी ही समंदर की गहराइयों में समा गया। इस हादसे के इकलौते गवाह वही लोग थे जो किसी तरह जहाज से कूदकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में पहुंच गए थे। आइसबर्ग से टकराने से लेकर जहाज के डूबने तक जो भी हुआ, उसकी कोई रिकॉर्डिंग या पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं थी, सिवाय उन गवाहों के जो खुद ठंडे पानी से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कार्पाथिया टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची। ये भी एक किस्मत की बात थी कि उन्हें टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया था, वरना जो लोग ठंडे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद बच नहीं पाते और टाइटैनिक डिजास्टर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि जहाज के साथ हुआ क्या था, लेकिन फिर सर्वाइवर्स ने बताया कि जहाज एक आइसबर्ग से टकराया था। ये बातें कंफर्म हुई जब हादसे की जगह पर मौजूद आइसबर्ग को देखा गया, जिस पर टाइटैनिक की लाल पेंट अब भी नजर आ रही थी। एक्सीडेंट के बाद आई विटनेसेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये कहा गया कि आइसबर्ग ने टाइटैनिक के दाईं तरफ 300 फुट का होल बना दिया था। मतलब टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट चुका था। लेकिन दूसरी तरफ एक आई विटनेस ने बताया कि जहाज को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि अगर आइसबर्ग ने वाकई 300 फुट का गैश बनाया होता, तो जहाज 2.5 घंटे में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त कोई नहीं जान पाया। सच्चाई जानने के लिए टाइटैनिक जहाज को ढूंढना जरूरी था। टाइटैनिक की तलाश कई सालों तक जारी रही और हर गुजरते साल के साथ ये रहस्य और गहरा होता गया। आखिरकार 73 साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो ये मरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। वो वक्त आ गया था जब टाइटैनिक से जुड़े सभी सवालों के जवाब खोजे जा सकते थे। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर्स की गहराई में टाइटैनिक का मलबा दशकों तक पिच ब्लैक अंधेरे में पड़ा रहा। कई एक्सपीडिशंस आयोजित की गईं, जिन्होंने जहाज के मलबे की अनगिनत फोटोज कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर P.H. नाजोलेट ने टाइटैनिक रेक को 30 से ज्यादा बार देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी 300 फुट के होल को नहीं देखा। हालांकि टाइटैनिक की प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का एक एरिया नजर आता है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ कुछ टकराया था। ये एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट का है और कैलकुलेशंस के मुताबिक इससे टाइटैनिक के अंदर हर सेकंड करीब 370 गैलन्स पानी भर सकता था। इस रेट से पानी भरने का मतलब है कि पूरा जहाज करीब 2.5 घंटे में पूरी तरह पानी से भर गया होगा। आई विटनेसेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। तो एक रहस्य तो सुलझ गया कि जहाज में 300 फुट का होल नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फुट लंबी क्रैक थी। लेकिन यह अकेला रहस्य नहीं था, अब भी बहुत कुछ जानना बाकी था। जब टाइटैनिक के मलबे की जांच की जा रही थी, रिसर्चर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि जहाज का फ्रंट पार्ट, जिसे बो कहते हैं, बैक पार्ट यानी स्टर्न से बेहतर कंडीशन में कैसे था और दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरी क्यों थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ROVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ने टाइटैनिक के मलबे की सैकड़ों हजारों फोटोज ली और फिर इन फोटोज को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया गया। इस मॉडल में वो सारी डिटेल्स थीं जो इतनी गहराई पर कोई नॉर्मल कैमरा या ह्यूमन आई नहीं देख सकती। मॉडल में देखा गया कि 392 फुट लंबे स्टर्न के सभी डेक्स एक दूसरे के अंदर फंसे हुए थे।
जैसे वो स्टील का जहाज नहीं बल्कि कागज का बना कोई जहाज हो। जहाज से अलग हुए अलग अलग हिस्से चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। सिर्फ 2 इंजन्स जो एक घर जितने बड़े हैं स्टर्न से जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में एक और अहम क्लू छिपा हुआ है जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बताता है। 110 साल पहले जब स्टर्न ओशन फ्लोर से टकराया था तो उसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। ये निशान सिर्फ 3D मॉडल के जरिए देखे जा सकते हैं। इन निशानों से पता चलता है कि जब स्टर्न ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। साइंटिस्ट्स इन निशानों से अंदाजा लगाते हैं कि उस वक्त स्टर्न लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में जा रहा था। जब जहाज का रियर पार्ट इतनी तेजी से पानी में डूब रहा था तो पानी से पैदा हुई फोर्सेस ने जहाज के लूज पार्ट्स को तोड़ दिया, और जब ये ओशन फ्लोर से 4 किलोमीटर नीचे जाकर टकराया तो उसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, बो सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है। इसका मतलब है कि ये पानी को आसानी से चीर सकता है, जैसे कोई जहाज पानी में तैरते वक्त अपना रास्ता बनाता है। इसी वजह से बो सेक्शन स्टर्न के मुकाबले रोटेट नहीं कर रहा था, और पानी की फोर्सेस भी इसे सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले हुई इस घटना का एक और रहस्य सुलझा लिया गया है। लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। सवाल यह है कि टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में कब बनता। जैसा कि आप जानते हैं, जहाज के 2 हिस्सों में टूटने की खबर एक आई विटनेस ने दी थी। सालों तक माना जाता रहा कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका था। ये खबर काफी हद तक सच है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। जब बो सेक्शन पानी से भर गया तो वो डूबने लगा। इसके कारण स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट पाइवोट पॉइंट यानी सेंटर पर आ गया। ये सेंटर पॉइंट एक्सेसिव वेट सहन नहीं कर पाया और टूटकर जहाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन सोनार स्कैनिंग से बनाए गए 3D मॉडल ने एक अलग कहानी दिखाई। जी हां, अगर देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर का सारा सामान ओशन फ्लोर पर दूर दूर तक बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कप्स, डिनर प्लेट्स, शैंडलियर्स, डेक बेंचेस और यहां तक कि लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी शामिल हैं। इनमें से करीब 90% आइटम्स स्टर्न सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा आइटम्स इस इलाके में फैली हुई हैं, जो लगभग 3.2 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका है। अगर ये सेक्शन पानी के ऊपर बो सेक्शन से अलग हुआ होता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर तक पहुंचने पर इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सेक्शन पानी के ऊपर नहीं बल्कि ओशन फ्लोर के करीब पहुंचते समय बो सेक्शन से अलग हुआ और फिर घूमते हुए अपनी दिशा बदलकर लगभग 2000 फीट दूर जा गिरा। आज RMS टाइटैनिक का बॉडी पूरी तरह से रस्टेड हो चुका है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ओशन की गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इस वजह से रस्टिंग की प्रक्रिया भी काफी धीरे धीरे होती है। लेकिन जब रस्ट के कुछ सैंपल्स निकाले गए और टेस्ट किए गए तो पता चला कि रस्ट बैक्टीरिया द्वारा रिलीज की गई ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस रफ्तार से ये रस्ट हो रहा है, आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक के सारे फ्लोर्स एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगे और फिर ये हमेशा के लिए अपनी ओरिजिनल शेप खो देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसाइटफुल एज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स का धन्यवाद। अगले शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।